वक्फ काउंसिल जो आपने बनाया है उसमें आप जो है नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे हैं, आप हिंदू को डाल रहे हैं। भाई जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनको मिली है, जो उसको चला रहे हैं जनरल बॉडी को, उनको उनके अनुसार ही रहने दीजिए। आप उसमें बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? बढ़िया काम किया है, इससे अच्छा और क्या चीज़ हो सकती है? अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है तो इससे बढ़िया कुछ बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो इस अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? कि लोकसभा में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत नॉलेज प्राप्त होती है और वो बहुत ही नॉलेजेबल बात करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं, तो उससे बहुत इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है। आप कह सकते हैं कि पार्टी नहीं है, लेकिन लोग पुराने हैं, सारे लोग आपको इसमें पुराने मिलेंगे। आप देख सकते हैं सारे लोग इसमें पुराने रहेंगे और मैं भी बहुत पुरानी हूँ और मैंने आशा ज्वाइन की है और आशा के साथ बहुत एक उम्मीद लेकर के मैं बैठी हूँ और आशा ज़रूर हमारे आशाओं को पूरा करेगी। आप सबकी आवाज़, ये आपकी पार्टी है, जन स्वराज अधिकार पार्टी से आपने शुरुआत की। आप सबकी पार्टी में आकर के आप अभी स्टेबल हैं। इस बीच में जितनी सारी पार्टी है बिहार की या देश की, तकरीबन कुछ एक को छोड़ करके तकरीबन सभी पार्टियों में जा चुकी हैं। लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना है आपका। जी, मैंने मिसेज़ इंडिया बन करके इतना नाम रोशन किया, मिसेज़ वर्ल्ड बन के नाम रोशन किया। मैंने सोचा एक खिताब और किशनगंज के नाम कर दूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना दूं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आपने काम किया, जिनके सानिध्य में आपको लंबा समय जो है एमआईएम में काम करने का मौका मिला, हम बात कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब की। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, मास्टर मुजाहिद इस्तीफ़ा दे करके उनका क्या फ़ायदा है? जनता जो उनसे डिमांड कर रही है कि वो इस्तीफ़ा दे दे, क्या इस्तीफ़ा देने से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो वापस आ जाएगा? जो मास्टर मुजाहिद हैं उनके इस्तीफ़े की वजह से, जो इस्तीफ़ा की वजह से तो ये बिल नहीं आया है। और दूसरी बात है कि जो अभी किसी संवैधानिक पद पर भी वो नहीं है, जो संवैधानिक पद पर हैं उनसे सवाल किया जाए, उनको बोलिए कि इस्तीफ़ा दें। जो अभी एमएलएज हैं, एमपी हैं, उनको बोलिए कि इस्तीफ़ा दें। और अगर हम ये जानना चाहें कि ओवैसी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या बोलेंगे? पहले तो आपने कहा कि ये लड्डू आपको मुफ्त में मिल जाएगा, फिर आपने बोला कि अब इसके पैसे लगेंगे, तो फिर बात जब आप वही कर रहे हैं सबके साथ, पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा आपको। कौन देगा पैसा? कौन देगा पैसा? पब्लिक देगी पैसा, पब्लिक दे रही है पैसा, पब्लिक दे चुकी है पैसा। अच्छा। बिल्कुल, मैं उसमें खुद भुक्तभोगी हूँ, कितना दिया आपने? अब ये मैं इस पर नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी नाराज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, इस वक्त देश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। जदयू हो, भाजपा हो या एनडीए के दूसरे दल, उनके अलावे जितनी सारी पार्टियां बिहार में हैं, तमाम तर पार्टियां इसके विरोध में हैं। आप सबकी आवाज़ आप सबों को पता है, ये एक नई पार्टी है बिहार की और उनकी कद्दावर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, तारा श्वेता आर्या जी। उनसे जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर इनका क्या फीडबैक है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो गांव मोहल्ला के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार। जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसकी बिल्कुल खिलाफत करती है आशा पार्टी, जो कि आप सबकी आवाज़ पार्टी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दिया हुआ है संविधान में कि आपको, किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका निर्वहन कर सकता है। खास करके धारा 26 जो है उसके तहत आप उसमें जो है वो तो स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए ही हैं और अपने धार्मिक प्रबंधन के लिए किसी भी तरीके का उनको प्रबंध करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस फंडामेंटल राइट के अनुसार आप जो ये बिल लाए हैं ये गैर संवैधानिक हुआ। पहली बात कि ये जो बिल है ये गैर संवैधानिक है। अब आइए दूसरी बात पर। अब लड़ाई इस बात पर हो रही है कि ये वक्फ की संपत्ति किसकी है। सरकार का कहना है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है, उनकी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पिछले जो पुराने शासक थे, मुस्लिम शासक हुए या ज़मींदार हुए मुस्लिम, या बड़े बड़े जो लोग थे, उन लोगों ने, उनके पास बहुत संपत्तियाँ थीं। उनको लगा कि अब क्या करें, इतनी संपत्ति है, चलो इसको वक्फ कर देते हैं, यानी कि उसको दान में दे देते हैं। वक्फ का मतलब दान देना भी हुआ। इसको दान में दे देते हैं, इस पर ईदगाह बन जाएगी, इस पर
मस्जिदें बन जाएंगी, इस पे मदरसे बन जाएंगे। इसमें क्या हुआ, ये चैरिटी का वर्क हुआ। इसमें स्कूल भी बनना था, कॉलेज भी बनना था, यूनिवर्सिटीज बननी थी, हॉस्पिटल्स बनने थे, बने नहीं, लेकिन बने नहीं। तो वही मैं उस पर आ रही हूँ अभी। तो इस पर ये सोचना था पुराने शासकों का, और इसीलिए उन्होंने इसको वक्फ किया। तो डोनेट किसने किया इस संपत्ति को? मुस्लिमों ने। ये ज़मीन किसकी हुई, किसके लिए की गई? गरीब मुस्लिमों के लिए, जिसको पासमानदा आप कहते हैं, उन लोगों के लिए की गई। और ये ज़मीन किसकी हुई? ये अल्लाह के नाम पे हुई। तो फिर इसमें झगड़ा तो किसी बात पर, ये अमेंडमेंट तो किसी बात पे होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको सही में सरकार को मदद करने की इच्छा होती तो वो उस पर, जैसा कि आपने कहा, स्कूल बनवाते, छोटे छोटे व्यवसाय खुलवा देते, यूनिवर्सिटीज़ बनवाते, हॉस्पिटल्स बनवाते, जिससे कि एक समुदाय को फ़ायदा पहुंचता। चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा। वक्फ़ की जहाँ तक बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब अल्लाह के नाम पे दी जाती है तो वो बेसिकली सिर्फ अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के लिए नहीं है। वक्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि इंसानियत का फलाह हो, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मिसाल के तौर पर अगर वक्फ़ की गई प्रॉपर्टी पर कोई अस्पताल बन जाए तो उसमें इलाज सब किसी का हो सकता है, स्कूल बन जाएगा, सबके बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो सरकार है, सरकार की तरफ से लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है कि दरअसल वक्फ़ की अगर बात हो रही है तो मुसलमानों की बात हो रही है। हालांकि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, वक्फ़ की बात हो रही है तो पूरे देश के तमाम तर लोगों की बात हो रही है। तमाम तर लोग इसमें शामिल हैं, और वहाँ पे हिंदू भी पढ़ेंगे, सिख भी पढ़ेंगे, ईसाई भी पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के बच्चे ही स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार को इस बात की शिकायत है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे कोई आमदनी नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने वहाँ पे ईदगाह बना रखा है, कितनी आपको ईदगाह से मुनाफा हो जाएगा? जो मदरसा है उससे कितनी आपको मुनाफा हो जाएगा? अगर आपको इतने ही हेल्प करने की इच्छा थी तो सरकार को, जैसा कि मैंने बोला, छोटे छोटे व्यवसाय खोल देने चाहिए, छोटे छोटे वहाँ पर दुकानें खोल देनी चाहिए, हॉस्पिटल्स बना देने चाहिए, तमाम तर जगह को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि उससे जो कमाने का ज़रिया है वो बढ़े, और इस तरीके से आप एक समुदाय को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मेरे हिसाब से बताइए कि कोई भी लॉ बनता है अगर इस देश में तो किस लिए बनता है? वो इसलिए बनता है कि लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचे, उससे खुशी मिले। ऐसा नहीं कि उस लॉ को बनाने के बाद किसी एक समुदाय को उससे ठेस पहुंचे, या उससे उनको आहत हो, या उससे वो नाराज़ हो। ऐसा लॉ का क्या फ़ायदा जिससे कि लोग नाराज़ लेकिन भाजपा और जदयू वालों का कहना है कि दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इधर उधर पड़ी हुई है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर हस्तक्षेप करे, इसका जो है इस्तेमाल हो जो दबे कुचले मुस्लिम हैं या दूसरे लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए हो। लेकिन आप लोग जो है वक्फ कानून का मुखालिफत करके सरकार को कमज़ोर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। पहले ही आपने देखा होगा कि डिजिटलाइज हो चुकी है सारी प्रॉपर्टी वक्फ की ऑनलाइन, तो संपत्तियां कहाँ से दुरुपयोग हो रही हैं ये बताइए। आप बताइए कि जब ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुका है, बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटलाइज कर चुके हैं सारे वक्फ की प्रॉपर्टी। आपने खुद ये अपने बयान में बताया है, भाजपा ने, जब भाजपा की ही सरकार है तो उसमें फिर कहाँ से ये बात आती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी मिसयूज़ हो रही है? ये तो गलत है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक चीज़ इन्होंने गलत और की है। जैसे अभी अयोध्या मंदिर बना, राम मंदिर बना है, ठीक है, राम मंदिर बना है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का अध्यक्ष सिर्फ हिंदू ही हो सकता है और वो डिप्टी कलेक्टर होगा। अगर वो डिप्टी कलेक्टर मुस्लिम है या नॉन हिंदू है तो वहाँ का एडीएम फिर उसका अध्यक्ष बनेगा, और एडीएम अगर हिंदू होगा तो ही बनेगा। तो फिर यही चीज़ आप लोगों ने वक्फ में क्यों आप डाल रहे हैं? ये चीज़ वक्फ के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? वक्फ काउंसिल जो आपने बनाया है उसमें आप जो है नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे हैं, आप हिंदू को डाल रहे हैं। भाई, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनको मिली है, जो उसको चला रहे हैं, जनरल बॉडी को, उनको उनके अनुसार ही रहने दीजिए। आप उसमें बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? जब आप मंदिर में कहीं पूजा करवाते हैं तो पंडित ही ना पुजारी करता है भाई, कि और काउंसिल में जो उसकी बॉडी देखना या मंदिर को देखना तो पुजारी ही ना देखता है। उसकी जो कोई नॉन मुस्लिम, कोई नॉन हिंदू तो उसमें नहीं रहता है, सब हिंदू ही रहते हैं।
तो इसमें फिर वक्फ की बॉडी जो बनी है, काउंसिल जो बनी है, सरकार ने जो बनाई है, उसमें नॉन मुस्लिम को डालने का क्या मतलब बनता है? हिंदू को डालना ही नहीं चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के लोगों में दुविधा है और इसी बात को लेकर के लोगों को जो है साहब कहीं ना कहीं संशय है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। बहरहाल आप सबकी आवाज़, ये आपकी पार्टी है, जन स्वराज अधिकार पार्टी से आपने शुरुआत की, आप सबकी पार्टी में आकर के आप अभी स्टेबल हैं। इस बीच में जितनी सारी पार्टी है बिहार की या देश की, तकरीबन कुछ एक को छोड़ करके तकरीबन सभी पार्टियों में जा चुकी हैं। लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना है आपका। जी, मैंने मिसेस इंडिया बन करके इतना नाम रोशन किया, मिसेस वर्ल्ड बन के नाम रोशन किया। मैंने सोचा एक खिताब और किशनगंज के नाम कर दूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना दूं। तो वही चीज़ है, नीतीश जी से ही सीखी है, क्योंकि नीतीश जी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है। उनको बस इससे मतलब है कि वक्त अमेंडमेंट बिल कुछ भी नहीं है, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे जहाँ से बच जाए, बस उनको अपनी कुर्सी बचानी है। तारा श्वेता आर्या जी, तमाम तरह पार्टियों में आप गई हैं, फाइनली अब यहाँ पर हैं, समझना चाहेंगे कि दूसरी पार्टीज़ में और अब जो जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी में क्या अंतर है और इस पार्टी में कितने दिन तक टिकेंगी आप? इस पार्टी में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं पहले जेडीयू में थी, ठीक है। 1 साल के लिए मैं जेडीयू में रही, जहाँ पे मेरे राजनीतिक गुरु आरसीपी सिंह थे। किसी कारणवश उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसीलिए मैंने भी इस्तीफ़ा दिया और मैं उस पार्टी से निकल गई। अब जब मेरे राजनीतिक गुरु ने नई पार्टी अपनी शुरू की है, जिसका नाम आप सबकी आवाज़ है और शॉर्ट में उसको आशा पार्टी भी बोलते हैं, तो आशा पार्टी की शुरुआत उन्होंने, भले ये आप कह सकते हैं कि पार्टी नहीं है, लेकिन लोग पुराने हैं, सारे लोग आपको इसमें पुराने मिलेंगे, आप देख सकते हैं सारे लोग इसमें पुराने रहेंगे। और मैं भी बहुत पुरानी हूँ और मैंने आशा ज्वाइन की है और आशा के साथ बहुत एक उम्मीद लेकर के मैं बैठी हूँ और आशा ज़रूर हमारे आशाओं को पूरा करेगी। लेकिन एक पार्टी और भी है जिनका आज बिहार बदलाव रैली है और उनका टारगेट है कि कम से कम 10 लाख बिहार के लोगों को जमा करना है और बिहार से नीतीश कुमार की सरकार को भगाना है। हम जन स्वराज की बात कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से बेहतर होता ना कि सब मिलकर एक। आपको जन स्वराज के बारे में जी बताएं। जन स्वराज पार्टी जो है, अब जो मैं बोलूँगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जन स्वराज पार्टी जो है वो पहले तो जैसे वो होता है ना, एक मिठाई दिखाना दूर से, दूर का लड्डू बहुत प्यारा है, वो दूर से दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जब उसके नज़दीक जाते हैं तो वो लड्डू को और दूर कर देते हैं। उसके बाद जब आप और नज़दीक जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि अब तो आपको इस लड्डू को लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो फिर पहले तो आपने कहा कि ये लड्डू आपको मुफ्त में मिल जाएगा, फिर आपने बोला कि अब इसके पैसे लगेंगे। तो फिर बात जब आप वही कर रहे हैं सबके साथ, पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा आपको। कौन देगा पैसा? कौन देगा पैसा? पब्लिक देगी पैसा, पब्लिक दे रही है पैसा, पब्लिक दे चुकी है पैसा। अच्छा। बिल्कुल, मैं उसमें खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कितना दिया आपने? अब ये मैं इस पर नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये बात मैं बोलूँगी उनकी कि आखिर तो वो है राजनीतिक विश्लेषज्ञ, तो अपना काम तो वो करेंगे ही, अपना पैसा तो वो निकालेंगे नहीं, जनता का पैसा भले वो निकलवा रहे हैं। जितनी ये भीड़ जमा होने वाली है ना 11 अप्रैल को, ये अपने आप से नहीं हो रही है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये भीड़ किस तरीके से। अगर बिहार की बदहाली के लिए 100-100 रुपये, 1000-1000 रुपये जनता को देना पड़े तो दिक्कत क्या है इसमें? क्यों देना पड़े भाई? सरकार, हम जब सरकार बदलेंगे हमारा वोट ही काफ़ी है। उनका कहना है कि आप जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, आपको रिश्वत देनी नहीं है, हम सिस्टम लेके आएंगे। आशा पार्टी रिश्वत ही सिरे से ख़त्म करना चाहती है। आशा पार्टी का ये मतलब स्टैंड है कि रिश्वत को ख़त्म करना है। आज आपको आई कार्ड या फिर आपको अपने घर का प्रमाण पत्र या किसी भी चीज़ का प्रमाण पत्र आपको लेने के लिए जाना पड़ता है तो घूस देना पड़ता है टेबल के नीचे। लेकिन आपकी पार्टी जब अगर सरकार में आएगी तभी खुशहाली आएगी बिहार में। ये हमारा स्लोगन है कि जब आशा आएगी सरकार में तभी खुशहाली आएगी बिहार में। आशा पार्टी जो है वो घर घर तक जाके प्रमाण पत्र, आय पत्र और जितने तमाम तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ऑफिसर खुद घर पहुंचाएगा, और अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो वो नौकरी से जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं आरसीपी सिंह जी, उन पर गंभीर आरोप लगते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो भाजपा के लिए काम करते हैं, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए आए हैं। बिल्कुल गलत बात है। जहाँ तक बात है भाजपा की, तो वो भाजपा में रह चुके हैं और भाजपा से उनको कुछ खास मतलब उनको ये नहीं खास लगाव है।
मन नहीं मिल पाया भाजपा से, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है। उनको ना भाजपा से मतलब है, ना किसी और पार्टी से मतलब है। उनको मतलब है कि आशा पार्टी को कैसे बिहार में स्टेबलाइज करना है, क्योंकि आरसीपी सिंह एक बहुत बड़े राजनीतिक हैं और सालों से वो राजनीति कर रहे हैं। तो उनके पास एक शासक का दिमाग है, एक चाणक्य दिमाग है, जिसको कि पता है कि कैसे बिहार को चलाना है। और उन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है। तब की आप बात देख लीजिए नीतीश कुमार की 2005 और 2010 की, और अभी आप उनकी भाषा बोली देख लीजिए क्या हो गई है नीतीश कुमार की। कुछ भी करते हैं, किसी के श्राद्ध में जाते हैं तो ताली बजाते हैं, किसी के इसमें जाते हैं तो जब अगर नेशनल सॉन्ग प्ले हो रहा हो तो उसमें वो हंसने लग जाते हैं, कुछ से कुछ हरकतें करते हैं। इतनी सारी पार्टियों में जाने के बाद हम अगर आपसे ये पूछें कि पॉलिटिकल लीडरों में बेस्ट पॉलिटिकल लीडर तारा श्वेतारिया मैडम की नज़र में कौन है, और अगर हम ये जानना चाहें कि ओवैसी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या बोलेंगे? बेस्ट लीडर का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आरसीपी सिंह इज़ द बेस्ट लीडर, इसमें कोई शक नहीं है। एमआईएम में होते तब भी बोलती? मैं एमआईएम में होती उस वक्त, पहले ओवैसी साहब के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हैं। पहले मैं ओवैसी साहब से मिली थी, आरसीपी सर से उस वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ओवैसी साहब नो डाउट बेस्ट लीडर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जेंटलमैन हैं, बहुत ही बखूबी अच्छे नेता हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और आपने क्या पूछा? आरसीपी सिंह की आपने बात की, चलिए आपने कहा कि आरसीपी सिंह सबसे बेस्ट हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता रही हैं आप। एक और सवाल है मैम, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आपने काम किया, जिनके सानिध्य में आपको लंबा समय जो है एमआईएम में काम करने का मौका मिला, हम बात कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब की। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में 2 शब्द बोलिए। अख्तरुल ईमान साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। छोड़ क्यों दिया उन्होंने? उनसे बताती हूँ मैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। छोड़ने का बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, पर अख्तरुल ईमान इसमें शामिल नहीं है, उनके नीचे के लोग इसमें शामिल हैं, और जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। एक हिंदू महिला होने के कारण मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, इसलिए। अच्छा सुनिए, फिर आप ज़्यादा इस पर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया में लोग गाहे बगाहे इस बात को कहते हैं कि तारा श्वेता आर्या को अगर मकबूलियत मिली सबसे ज़्यादा तो वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मिली, और किशनगंज में आपकी एक जो है एक चेहरे के तौर पर उभर कर आप आई। एक चीज़ और लोग कहते हैं कि अगर आप जल्दी पार्टी नहीं बदलती, थोड़ा सा सब्र करती, तो यकीनन सब्र का फल मीठा होता, और इस चुनाव में अगर किशनगंज से एमआईएम का कोई उम्मीदवार होता तो आप होती। यकीनन सब्र का फल मीठा होता है। अगर मेरी नसीब में एमआईएम की सीट होती किशनगंज से तो मैं उसको ज़रूर स्वीकार करती, और एमआईएम अभी भी मेरे दिल में है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिल में बसती है। और एमआईएम एक बहुत अच्छी पार्टी है, वो भी खिलाफत कर रही है इस बिल की, तो मैं एमआईएम की तारीफ़ करती हूँ, अख्तरुल ईमान साहब की तारीफ़ करती हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ करती हूँ। बहुत अच्छा उनका स्टैंड रहता है, और आप उन्हें लोकसभा दोबारा अगर ऑफर आया, मौका मिला, जाएंगे उधर? नहीं, अब तो नहीं, क्योंकि अब तो आरसीपी सर के साथ ही मुझे रहना है और उनकी पार्टी में ही रहना है। पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि लोकसभा में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत नॉलेज प्राप्त होती है, और वो बहुत ही नॉलेजेबल बात करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं, तो उससे बहुत इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है। अच्छा, कोचादमन के जो पूर्व विधायक हैं मास्टर मुजाहिद आलम, जदयू के कद्दावर नेता हैं, और लगातार वक्फ कानून के बाद से जो है लोग विरोध कर रहे हैं जदयू के मुस्लिम नेताओं का, और विशेषकर मास्टर मुजाहिद आलम को लेकर सवाल लगातार लोग कर रहे हैं कि भैया इस्तीफा दो, आप हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मास्टर मुजाहिद आलम जो है वो कद्दावर नेता रहे हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो मेरे हिसाब से उनको अपने ओपिनियन पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में, उनकी अपनी क्या इच्छा है, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर जनता, उन्होंने जो है इस कानून के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। हम ये बहुत बढ़िया काम किया है, इससे अच्छा और क्या चीज़ हो सकती है। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है तो इससे बढ़िया कुछ बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो इस अमेंडमेंट वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। उनके ऊपर थोपा ना जाए, कोई भी जो प्रेशर दे रही है पब्लिक, उनके ऊपर कोई भी फैसला थोपा ना जाए। उन्होंने अपने यकीन से, अपने दिल से या सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाहिर की है, बहुत अच्छा काम किया है।
देखिए, मास्टर मुजाहिद इस्तीफ़ा दे करके उनका क्या फ़ायदा है? जनता जो उनसे डिमांड कर रही है कि वो इस्तीफ़ा दे दे, क्या इस्तीफ़ा देने से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो वापस आ जाएगा? जो मास्टर मुजाहिद हैं, उनके इस्तीफ़े की वजह से, जो इस्तीफ़ा की वजह से तो ये बिल नहीं आया है। और दूसरी बात है कि जो अभी किसी संवैधानिक पद पर भी वो नहीं है, जो संवैधानिक पद पर हैं उनसे सवाल किया जाए, उनको बोलिए कि इस्तीफ़ा दें। जो अभी एमएलएज हैं, एमपी हैं, उनको बोलिए कि इस्तीफ़ा दें। तो बेचारे मास्टर मुजाहिद तो किसी पद पर भी नहीं है, तो उनके ऊपर ये ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों? चलिए, ये एक बड़ी बात है, अहम बात है, और सियासत के समझदार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप किसी ओहदे पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो जाहिर है आपकी जवाबदेही बनती है। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, सवाल उनसे होना चाहिए। जिसको आपने नकार दिया है, जिसको आपने हरा दिया है, जिसको साइडलाइन कर दिया है, उम्मीद भी आप उन्हीं से रखते हैं। ये दो तरह की बातें कैसी हुई? बहरहाल मैडम, समझना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव को लेकर तारा श्वेता आर्या जी की क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव में एज ए कैंडिडेट आपको देख रहे हैं? देखिए, मेरी पूरी तैयारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन हाँ, चारों विधानसभा में कैंडिडेट आशा पार्टी उतारेगी अपनी, और चारों विधानसभा पे हम लड़ेंगे। हम पूरे बिहार में बल्कि लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे, और जीत के भी दिखाएंगे। आप नहीं लड़ रही हैं? नहीं, आपके बगैर तो फिर बात नहीं बनेगी ना। नहीं, बात बन जाएगी। किशनगंज की जनता जब मुझे चाहेगी तब मैं लड़ूंगी, और जब मेरे पास भी लोग आने लगेंगे कि नहीं मैडम आप लड़िए, जब वो मुझसे खुश होगी जनता, तो खुद ही मुझे बोलेगी, खुद ही वोट करेगी, तो तारा श्वेता आ जाएगी। चलिए, अगर मौका अगर आपको पार्टी प्रेशर बनता है आपके ऊपर कि भाई नहीं चुनाव लड़ना है, तो कौन सी सीट आप बेस्ट समझती है अपने लिए? ठाकुरगंज। ठाकुरगंज क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी फ्री सेवाएं दी हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, ज़मीनी स्तर पे मैं वहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों से मेरी वहाँ पर मतलब बातचीत भी है, फैमिली टर्म्स भी हैं, तो वहाँ पे ज़मीनी पकड़ मेरी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए फ्यूचर में अगर कभी मुझे ऐसा लगा फ्यूचर में, तो ठाकुरगंज वो जगह रहेगी। चलिए, एक सवाल है जो नॉन पॉलिटिकल है और आपके पेशे से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी क्योंकि हम लोग कैलटेक्स में बैठे हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों पहले जो आपका लाहरा चौक में भी आपका वहाँ पे एक ऑफिस आपका हुआ करता था, हम यहाँ बैठे हैं, और पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ चीज़ें भी आई, कुछ स्टाफ आपके चले गए, तो वो जो एक विवाद था उस पर कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। और आपका जो अस्थाई ठिकाना है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ आके मिले वो? सबसे पहले तो जो वो विवाद हुआ उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आसिफ उर्फ सलालुद्दीन जैसे फ्रॉड आदमी पर कभी विश्वास मत कीजिएगा, उसको कभी पैसे मत दीजिएगा। मैं अपने मरीजों को बोल रही हूँ, डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट कराना है, आईयूआई कराना है, आईवीएफ कराना है, या आपको मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से मुलाकात कीजिए। और अभी मैं बैठती हूँ कैलटेक्स चौक पर, और अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप कैलटेक्स चौक पर आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे चैनल पे पहले भी जो है बार बार कई बार हमने इनका इंटरव्यू किया है। काफ़ी बेबाक हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं, और पॉलिटिकली इन्होंने बहुत सारी बातें कही। और इनका मौजूदा अस्थाई ठिकाना जो है वो कैलटेक्स चौक, पुराना उनका जो ऑफिस था, वहाँ आकर के उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जनता बेवकूफ़ ना बने, और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, आशा पार्टी उसकी सख्त खिलाफत करती है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक पूरे एक वर्ग को सताया जा रहा है, मैं उनके साथ हूँ, और उनके साथ पहले भी थी और अब भी उनके साथ रहूँगी। ये डॉक्टर तारा श्वेता आर्या का वादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या बात आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर